Hello and welcome everyone. I hope everyone is good and safe. We are discussing first chapter in history, that is the rise of nationalism in Europe, and this is the last part. So now let's start. इस चैप्टर की पिछली 2 वीडियोस में हमने ये सारे टॉपिक्स डिटेल में डिस्कस किए हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस मिस कर दी हैं, क्या कर दिया आपने, ये फिर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। देवियों सज्जनों, यहाँ एक सवाल है आपके लिए, और सवाल ये है कि क्या आर्मी देश बनाने में मदद कर सकती है, कि क्या आर्मी भी देश बना सकती है? और आपके ऑप्शंस हैं हाँ, नहीं, हमें नहीं पता, क्या कर लोगे अगर नहीं बताएंगे तो। और इसका सही जवाब है हाँ। तो देवियों सज्जनों, यहाँ केबीसी खेलना बंद करते हैं, समय समाप्ति की घोषणा। आगे बढ़ते हैं। अब हम पहले जर्मनी के बारे में जानें कि किस तरह जर्मनी आर्मी की मदद से एक नेशन बना। 1848 में डेमोक्रेसी और रिवॉल्यूशन, ये दोनों आइडियाज नेशनलिज्म से अलग हो गए, क्योंकि नेशनलिज्म का गलत इस्तेमाल कंजर्वेटिव सरकारों ने अपनी पावर बढ़ाने के लिए किया। 1848 में मिडिल क्लास लोगों ने एक ऐसी पार्लियामेंट बनाने की कोशिश की जो कि लोगों के जरिए चुनी गई हो, लेकिन इस कोशिश को प्रूशिया के मिनिस्टर जल्लाद ओटो वॉन बिस्मार्क ने आर्मी और कुछ पावरफुल लोगों की मदद से इस कोशिश को दबा दिया, कुचल दिया, मतलब बुलडोजर था क्या। इसके बाद 7 साल तक ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से प्रूशिया की 3 लड़ाइयां हुई, 3 जंगें हुई, जिसमें प्रूशिया जीत गया। और 18 जनवरी 1871 में जर्मनी के शीश महल में केजर विलियम फर्स्ट को जर्मनी का पहला एम्परर अनाउंस किया गया, यानी राजा बना दिया गया। इसने जर्मनी की करेंसी, बैंकिंग और जुडिशियल सिस्टम को मॉडर्न बनाने की कोशिश की। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इटली यूनिफाइड, मतलब किस तरह इटली एक जगह जमा हुआ, एक जगह इकट्ठा हुआ, क्योंकि इटली पहले छोटे छोटे एरियाज में रायते की तरह फैला हुआ था। किसकी तरह? रायते की तरह। कितना अच्छा एग्जाम्पल याद आता है मुझे, हमेशा ये खाने पीने की क्यों पड़ी रहती है। आगे बढ़ते हैं। इटली कई सारे छोटे और बड़े राज्यों और साम्राज्यों में बिखरा हुआ था, जिनमें से सिर्फ सार्डिनिया पीडमांट राज्य पर ही राजशाही घराने का शासन था। इसके अलावा नॉर्थ पार्ट ऑस्ट्रियन हेम्सबर्ग के पास, सेंट्रल पार्ट पोप के पास और साउथ पार्ट बूबोन राजाओं के पास था। इटालियन लैंग्वेज भी एक जैसी नहीं थी, अलग अलग एरियाज में इटालियन लैंग्वेज अलग अलग तरह से बोली जाती थी, मतलब सच में रायता ही फैला हुआ था, सच कहा था मैंने। 1830 के बाद जोसेफ मैजिनी ने पूरी इटली को एक साथ जोड़ने के लिए एक यंग इटली नाम का सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाया, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं हुआ, और अब इसकी जिम्मेदारी सार्डिनिया पीडमांट के राजा विक्टर इमैनुअल II पर आ गई। इन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर केवर की मदद से फ्रांस के साथ बड़ी चालाकी से एक समझौता किया और दिमाग की सारी बत्ती इस्तेमाल करके आखिरकार 1859 में ऑस्ट्रियन आर्मी को हरा दिया, और 1861 में खुद इमैनुअल चाचा इटली के राजा बन गए। एक और बड़े मजे की बात बता दूं कि इटली में ज्यादातर लोग बेचारे इतने अनपढ़ और सीधे थे कि उन्होंने इटली के लिए जंग तो लड़ ली, लेकिन उनको पता ही नहीं था इटली है क्या। उनको लगता था कि इटली इमैनुअल विक्टर की बीवी का नाम है। वाह। तो आगे बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट टॉपिक है द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, मतलब ब्रिटेन की एक अलग ही कहानी हुआ करती थी, और होगी भी क्यों ना, क्योंकि अंग्रेज होती उल्टी खोपड़ी के। ब्रिटेन में एक नेशन या कंट्री बनने में दूसरे स्टेट या नेशन के मुकाबले ज्यादा टाइम लग गया, क्योंकि ये लोग सुस्त और कामचोर भी थे। 18th सेंचुरी से पहले इस आइलैंड में रहने वाले अंग्रेज, वेल्श, स्कॉट और आयरिश लोग अपने आप को पावरफुल मानते थे, और इनमें से हर एक को लगता था कि अपुनिच भगवान है। लेकिन जब अंग्रेजों के पास पैसा और पावर आई तो इन्होंने आइलैंड के दूसरे हिस्सों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया, और 1688 में एक नेशन स्टेट बना जिसके सेंटर में इंग्लैंड था।
फिर इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन के जरिए यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाया गया, जिसकी वजह से अब हर जगह इंग्लैंड का दबदबा और आतंक हो गया। और इतना आतंक हो गया कि स्कॉटलैंड के लोगों को अपनी लैंग्वेज बोलने और अपने ट्रेडिशनल कपड़े पहनने तक की इजाजत नहीं मिली। आयरलैंड के साथ भी यही हुआ। वहां दो रिलीजियन ग्रुप थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। अंग्रेजों ने आयरलैंड में कम पॉपुलेशन वाले प्रोटेस्टेंट लोगों की मदद की और ज्यादा पॉपुलेशन वाले कैथोलिक लोग जो कि अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे उनको दबाया गया और उसके बाद आयरलैंड को भी यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया। इसके बाद अब न्यू ब्रिटेन के फ्लैग और नेशनल एंथम को हर जगह बढ़ावा दिया गया। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विजुअलाइजिंग द नेशन, मतलब नेशन को, कंट्री को या स्टेट को एक चेहरे के रूप में दिखाना। मतलब आपसे कहा जाए कि ये चेहरा देखकर आप पहचाने कि ये कौन सी कंट्री है, ये इंडिया है या अमेरिका है या ये चाइना है। मतलब नई नई नौटंकियां आई थी पहले भी। 18th और 19th सेंचुरी के आर्टिस्ट के दिमाग में एक कीड़े ने काटा और उनके दिमाग में आइडिया आया कि कंट्रीज को हम एक इंसानी चेहरे के रूप में पेश करेंगे। मतलब उन्होंने देश को इस तरह पेश किया जैसे वो भी कोई इंसान हो और वो भी फीमेल, औरत। अब मुझे डाउट हो रहा है कि ये आर्टिस्ट जरूर शादीशुदा लोग थे और अपनी बीवी के जुल्म सितम और आतंक के मारे हुए थे, जिन्होंने अपनी बीवियों को खुश करने के लिए ये आइडिया निकाला है और नाम दे दिया विजुअलाइजिंग द नेशन। हद हो गई है। हमने पहले भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में फ्रीडम, जस्टिस और डेमोक्रेसी को एक औरत की शक्ल के रूप में देखा था। मतलब हर जगह औरतों की शक्ल का इस्तेमाल किया गया है, आदमियों की शक्ल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? ये तो हद हो गई है। फ्रांस में भी मेरियाना और जर्मेनिया को फीमेल चेहरों के रूप में एक कंट्री के रूप में दिखाया गया। भाइयों, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। अब हमें अपने हक के लिए आवाज उठानी होगी। साइमन गो बैक, अंग्रेजों भारत छोड़ो। मतलब वो तो जा चुके हैं यार पहले ही। अरे हमें किसी छोटे से छोटे गांव की शक्ल के रूप में ही दिखा दिया होता तो आदमी तो बेचारे इसी में खुश हो जाते। उठा ले रे देवा, उठा ले, इन आर्टिस्ट को उठा ले, इन्होंने भेदभाव किया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। नेशनलिज्म यानी देशभक्ति और इंपीरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद। मतलब ज्यादा से ज्यादा एरिया पर कंट्रोल करके वहां अपने रूल्स और रेगुलेशंस चलाना, अपनी सरकार चलाना। 19th सेंचुरी के लास्ट में यूरोपियन पावर्स ने ज्यादा से ज्यादा एरिया पर कंट्रोल करने के लिए लालच में आकर नेशनलिज्म का ज्यादा से ज्यादा और गलत इस्तेमाल किया। 1871 में यूरोप में सबसे ज्यादा टेंशन और प्रॉब्लम्स का माहौल बाल्कन्स एरिया में था और ये एरिया बहुत बड़ा था, जिसमें रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, क्रोएशिया, बोस्निया और सर्बिया जैसे एरियाज थे। लेकिन ये सभी एरियाज ओटोमन एम्पायर में थे। बाल्कन्स के लोगों ने ओटोमन एम्पायर से खुद को आजाद कराने के लिए बहुत लंबे समय तक स्ट्रगल किया, लेकिन कामयाब नहीं हुए। क्यों? क्योंकि बाल्कन्स के स्टेट आपस में एक दूसरे से जलते थे और चाहते थे कि उनका ज्यादा से ज्यादा एरिया पर कंट्रोल हो जाए। बाल्कन्स क्योंकि बहुत बड़ा एरिया था और बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसी वजह से रशिया, जर्मनी और इंग्लैंड भी मैदान में आए और उन्होंने भी इस एरिया पर कब्जा करने की कोशिश की और लड़ाइयां शुरू हो गई। और यही वो लड़ाइयां थी जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान यानी 1914 में यूरोप को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और उसके अंडर कंट्रोल जितने भी एरियाज थे या देश थे वहां धीरे धीरे विरोध होना शुरू हो गया। मतलब लोगों ने अपनी आजादी के लिए आवाज उठाना शुरू कर दी। सभी ने नेशनलिज्म का साथ दिया, नेशनलिज्म को अपनाया और सभी कंट्रीज के लोगों का एक ही उद्देश्य था कि वो गुलामी से आजाद हो जाएं और दूसरे देश की गुलामी से बचें। तो यहाँ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर इन हिस्ट्री। लेकिन अभी आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।